गली के कुत्ते टॉफी को खाना चुराते हुए देखकर गौरी एकदम हैरान रह जाती है और वो फौरन चिल्लाने लगती है। जल्दी आइए सब यहाँ पर, मुझे आप सबको कुछ दिखाना है। टॉफी के बच्चे, आज तो तू गया, कान करे तू और दांत मुझे पड़े, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। अरे तो बोरा गई है क्या गौरी? इतनी भरी दोपहर में गला फाड़ फाड़ कर चीखे जा रही है। वही तो, इतनी मुश्किल से नींद लगी थी हम दोनों को, लेकिन तेरी आवाज के कारण हम जाग गए। हे भगवान, वो देखिए टॉफी कैसे खाना लेकर यहाँ से 9 तो 11 हो रहा है। हाँ बूंदी भाभी, और इसीलिए मैं चिल्ला रही थी क्योंकि मुझे आप लोगों को सब कुछ दिखाना था कि असल में खाना चोर मैं नहीं हूँ, जिस पर आप सभी लोग झूठा इल्जाम लगा रहे हो, बल्कि वो खाना चोर तो ये है, नटखट और बदमाश टॉफी। हाय दया, जी, इतनी सी बात बताने के लिए इसने इतनी जोर से गला फाड़ा। मैं तो कितना डर गई और डर के मारे मेरा कलेजा मुंह तक आ गया। मैं जानती हूँ कमला चाची कि आप लोगों को ये बात इतनी सी लग रही है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप सभी लोग मुझ पर भर भर कर इल्जाम लगा रहे थे, ताने दे रहे थे मुझे कि मैं घर का आधा खाना छुप कर खा लेती हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, अब समझ गए हम लोग कि तू निर्दोष है। चलो, हमारे पास 1 घंटा और है, तब तक एक और झपकी ले लेते हैं, फिर उसके बाद हमें ढेरों काम करने हैं। हाँ जी, चलिए सो जाते हैं। अरे लेकिन 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो आप लोग? तानी कसने के लिए तो सबको बड़ा जोर आ रहा था, तो अब क्या हो गया? नहीं, मैं ऐसे ही सबको जाने नहीं दे सकती। तो फिर तुझे क्या चाहिए गौरी? रात भर बारिश के कारण हमारी नींद पूरी नहीं हो पाई, इसीलिए हमें थोड़ा सोने दे बिटिया। देखो माँ, आज शाम को कुछ अच्छा सा पकाओ जो मेरी पसंद का हो, और तभी जाकर मैं शांत बैठूंगी। हे भगवान, कोई बात नहीं गौरी, हम तुम्हारी पसंद का कुछ ना कुछ तो जरूर बना देंगे। अब चलो, बस 1 ही घंटा है हमारे पास, तो उतनी देर के लिए हमें सोने दो। अच्छा बाबा ठीक है, सो जाइए आप लोग। ये लड़की भी ना, कभी कभी तो कितनी समझदार लगती है, तो कभी कभी तो एकदम जिद्दी होती है। इसे समझना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। दिन गुजरते जाते हैं और देखते ही देखते गणेश चतुर्थी का पावन पर्व आता है। और तभी हमारे पास इतने पैसे तो नहीं हैं कि हम अमीरों की तरह त्योहार मनाएं, लेकिन गणेश जी हम गरीबों की झोपड़ी में भी पधारेंगे और हम भी गणेश चतुर्थी का त्योहार जरूर मनाएंगे, वो भी पूरे हर्षोल्लास के साथ। हाँ उर्मिला और गौरी बिटिया, हर बार की तरह इस बार भी गणपति बाप्पा की प्रतिमा तुम ही बनाना। मैं, संतोष और मुन्ना, हम तीनों हमारी झोपड़ी को सजाएंगे और वही बूंदी, कमला भाभी और उर्मिला तीनों मिलकर मोदक बनाएंगे। लेकिन आपने तो कहा था ना कि मिल वालों ने समय से पैसे ही नहीं दिए हैं और उस वजह से राशन भरने में देरी होगी, तो अब बिना राशन के मीठे पकवान कैसे बन पाएंगे, क्योंकि चीनी तो एक कटोरा भी नहीं बची है। चिंता मत करो अम्मा, हम सबको मालिक ने पैसे दे दिए हैं और पापा और चाचा जी को तो इस बार कुछ ज्यादा ही पैसे मिले हैं, क्योंकि इन दोनों ने पिछले महीने में एक्स्ट्रा काम किया था ना, इसलिए। क्या बात है, सच में जी? और मिला, मुन्ना ने सही कहा, इसीलिए तुम बेफिक्र रहो। छोटा सा ही सही, लेकिन जश्न तो हमारी इस 3 मंजिला झोपड़ी में भी मनेगा। घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। कोई सजावट में व्यस्त होता है तो कोई मोदक बनाने में व्यस्त होता है, और गौरी तो बड़ी ही सुंदर प्रतिमा बनाती है, जिसे आते जाते सभी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। साधना भी अपने बंगले की बालकनी से ये सब देख लेती है। अरे वो देखो दादी, वो लोग अपनी झोपड़ी को कितने अच्छे से सजा रहे हैं, और तो और गौरी अपने हाथों से गणेश जी की बड़ी ही प्यारी मूर्ति बना रही है। क्या कह रही है तू? सच में गौरी जैसी कोई लड़की नहीं। उसकी बातें, उसके काम और उसके विचार तीनों भी बड़े ही कमाल के हैं। हाँ दादी,
ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि गौरी खुद ही कमाल की है। हाँ साधना, काश हमारे घर पर भी जो बहू आए उसमें गौरी जैसे ही गुण हो, तो फिर बात तो कुछ निराली ही होगी। क्योंकि इस बिखरते हुए घर को अब गौरी जैसी ही कोई लड़की बचा सकती है। हाँ दादी, ये बात तो आपने एकदम सही कही। हमारे घर पर भी गणपति बप्पा आने वाले हैं, लेकिन यहाँ एक बंगले में इतनी उत्सुकता नहीं हो रही जितनी कि उस गरीब की झोपड़ी में हो रही है। हमारे यहाँ तो भैया और पापा तो बस बिजनेस में ही घुसे रहते हैं और माँ तो अपने किटी पार्टीज में रहती हैं। बस हम दोनों ही होते हैं जो अकेले होते हैं। यही फर्क है बेटा। ये घर एक पक्का मकान होकर भी पक्का नहीं है, क्योंकि यहाँ के रिश्ते कच्चे हैं। वही एक कच्ची झोपड़ी में रह रहे परिवार के बीच में पक्के रिश्ते के कारण वो झोपड़ी किसी महल से कम नहीं लग रही। हाँ दादी, और इन्हें देखकर तो मुझे जीवन का असली अर्थ समझ आता है कि एक घर चाहे सीमेंट का बना हुआ पक्का मकान हो या फिर कोई घास की झोपड़ी हो, वो घर तो तभी घर बनता है जब उसमें रह रहे लोगों के बीच में ढेर सारा अपनापन होता है और निस्वार्थ प्यार होता है। दादी और साधना अक्सर गौरी और उसके परिवार से मिलने जाया करते हैं। फिर गणेश चतुर्थी के दौरान वो लोग उनके घर चले आते हैं। ये लो, ये मोदक देने आए थे हम यहाँ पर, और गणेश चतुर्थी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी साधना दीदी। अरे तुम मुझे दीदी मत बोलो, हम दोनों तो लगभग एक ही उम्र के हैं, इसीलिए तुम तो मुझे साधना कहकर ही पुकारो गौरी। लेकिन मैंने कहा ना। अच्छा ठीक है, आइए ना, बैठिए। माफ कर दीजिए, लेकिन हमारी गरीबों की झोपड़ी में आप लोगों की तरह सोफा नहीं है, बस ये सादी सी कुर्सी है। तो क्या हुआ बेटी, यहाँ पर मुझे बहुत सुकून महसूस होता है, और तुम लोगों ने तो इस झोपड़ी को कितने अच्छे से रखा है, जरा भी गंदगी नहीं है। और वही दूसरी तरफ हमारे घर में हर 2 घंटों में गहरी सफाई करनी पड़ती है। लेकिन इन सब का श्रेय जाता है माँ, चाची जी और भाभी को, और मैं तो उन्हें बस थोड़ी बहुत मदद कर देती हूँ। वैसे दादी जी, खाना बन चुका है, तो आप खाकर ही जाइए। हाँ दादी जी, आज तो मैंने एक सब्जी भी बनाई है। वो बूंदी भाभी मुझे धीरे धीरे खाना बनाना सिखा रही है। अरे नहीं बेटा, फिर कभी आएंगे। अभी तो हम बस गणपति जी के दर्शन करने आए थे यहाँ पर। और हाँ, तुम सब भी आना हमारे घर पर। हम सब? हाँ हाँ, तुम सब। लेकिन दादी, हम लोग तो कितने गरीब हैं, तो ऐसे में हम आपके घर पर कैसे आ सकते हैं? बकवास बंद कर। गरीब और अमीर होने से पहले हम सब एक इंसान हैं, और तुम लोग तो हमारे पड़ोसी हो, और पड़ोसी तो परिवार ही होता है। अब जैसे हम तुम्हारे यहाँ दर्शन के लिए आ गए, वैसे ही तुम लोग भी हमारे यहाँ पर दर्शन के लिए आ जाना। धन्यवाद दादी, जो आपने हमें इतना सम्मान दिया। सच में दादी, आप बहुत अच्छी हो। हाँ दादी जी, हम सभी लोग आपके घर पर जरूर आएंगे। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। पर बाद में, ये तुम कैसी बातें कर रही हो गौरी? नहीं नहीं, हम उस घर में नहीं जाएंगे। अरे वो लोग कहा और हम कहा। लेकिन बाबूजी, खुद दादी आकर न्योता देकर गई है हमें, तो अब उनका कहा हम कैसे टाल सकते हैं? और आपको पता है, वो जब भी मुझसे मिलती है मुझे बहुत प्यार देती है। हाँ बाबूजी, जाने दीजिए ना हमें वहां पर। जब बाबूजी इतना कह रहे हैं कि हम वहां पर नहीं जा सकते, तो तुम दोनों को समझ क्यों नहीं आ रहा? अरे पिछली ही बार की बात है, ऐसा ही कोई एक त्योहार था, तो हम सबको बुलाया था वहां पर। लेकिन वहां जाकर क्या हुआ, सबके सामने हमारी बेइज्जती करा दी और हमें घर से बाहर निकाल दिया। और नहीं तो क्या। अरे शाश्वत भाई और अनामिका भाभी, ये दोनों के दोनों बड़े ही गुस्से वाले हैं, तो वहां जाकर हमारा खुशियों से भरा त्योहार खराब हो जाएगा। सुरेंद्र के इतने कहने पर गौरी वहां पर जाती ही नहीं। जहां एक तरफ झोपड़ी में दिन रात अलग ही रौनक होती है, वहीं दूसरी तरफ उस बंगले में
साधना और दादी अकेली ही गणेश जी के सामने बैठी होती है। अरे क्या हुआ साधना बेटी, कहाँ पर है तेरी माँ? उसे कॉल किया कि नहीं तूने? वो तो सुबह की आरती के समय भी बाहर ही थी और अब भी वो पार्लर चली गई है। नहीं दादी, माँ शाम की आरती के लिए भी नहीं आ पाएगी। उन्हें उनकी दोस्त मिल गई है तो अब वो उनके साथ घूमने चली गई है। इतने लापरवाह और बेशरम लोग हैं ये। अरे घर पर गणेश जी आए हुए हैं, लेकिन मजाल है कोई घर पर रुके तो। सबको बस अपनी अपनी ही पड़ी है। अपनी व्यस्त जिंदगी में से ये लोग कम से कम 5 दिन भी नहीं दे सकते। अरे 5 दिनों के लिए भगवान जी की सेवा कर ली तो क्या बिगड़ जाएगा इनका? ना जाने क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में जो ये लोग ऐसे बन चुके हैं। अरे दादी, जरा सुनो तो, कितनी मधुर आवाज आ रही है। लगता है झोपड़ी में गौरी और उसका परिवार आरती कर रहे हैं और गौरी अपनी सुंदर आवाज में आरती गा रही है। हाँ बेटी, खैर मन उदास करके कुछ नहीं होने वाला। ये सब तो रोज का ही है। चल बेटा, आरती की थाली तैयार कर। अब शाम की आरती भी हमें ही करनी होगी। ठीक है दादी, चलिए। इस तरह 5 दिन बीत जाते हैं और दादी और साधना साधारण तरीके से विसर्जन करते हैं। वही झोपड़ी में रह रहा परिवार गरीबी में भी एकदम धूमधाम से बप्पा को विदा करते हैं। ऐसे ही एक रात तेज धुआंधार बारिश के कारण झोपड़ी के बगल वाला पेड़ हिलकर टूट जाता है, जिस कारण ऊपरी हिस्सा टूट जाता है और तीसरी मंजिल पर रह रहे मुन्ना और बूंदी को चोट आ जाती है। हे भगवान, बूंदी और मुन्ना का तो बहुत तेज खून बह रहा है। अब हम क्या करें? हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है जिससे हम इन्हें फौरन अस्पताल लेकर जा सके। चिंता मत कीजिए बाबूजी, हमारी झोपड़ी के बाहर एक पुरानी रेहड़ी है तो उस पर हम इन दोनों को लेकर जा सकते हैं। हम उसे सरकाते हुए पास के प्राइवेट अस्पताल लेकर जाते हैं। प्राइवेट अस्पताल? लेकिन गौरी बिटिया, उसमें तो बहुत खर्चा आएगा। जाने दे संतोष, अब ये समय ये सोचने का बिल्कुल नहीं है। देख जरा किस हालत में है ये दोनों। सरकारी अस्पताल यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है, इसलिए हमें उसी अस्पताल लेकर जाना होगा जहाँ के बारे में ये गौरी बोल रही है। फिर ज्यादा कुछ सोचे बगैर वो लोग बूंदी और मुन्ना को रेहड़ी पर सुला देते हैं और उस रेहड़ी को सरकाते हुए वो सिटी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। मुन्ना और बूंदी के पिता आप ही हो ना? जी डॉक्टर साहब, मैं ही हूँ उनका पिता। मेरा बेटा और बहू दोनों ठीक तो है ना? कोई गंभीर बात तो नहीं ना? देखिए सुरेंद्र जी, आपके बेटा बहू को गहरी चोटें आई हैं और इस वजह से हमें उनका जल्द से जल्द इलाज कराना होगा, जिसका खर्चा लगभग 50 से 60 हजार आएगा। इसलिए आप पहले पैसे जमा कर दीजिए ताकि हम उनका इलाज शुरू कर सके। क्या 50 से 60 हजार? इतनी मोटी रकम सुनकर सुरेंद्र एकदम हिल जाता है और वो गिरने ही वाला होता है कि उतने में गौरी उन्हें संभाल लेती है। देखना गौरी बिटिया, 50 से 60 हजार रुपए चाहिए, लेकिन इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? हिम्मत रखिए बाबूजी, देखिए आपकी सांसें फूलने लगी हैं, सब ठीक हो जाएगा और पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा। आप पहले पानी पीजिए बाबूजी। अरे लेकिन कैसे होगा इंतजाम? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चाचा जी, आप बाबूजी को संभालिए, तब तक मैं डॉक्टर साहब से बात करके आती हूँ। हाँ बिटिया। फिर गौरी डॉक्टर के पास चली आती है। डॉक्टर साहब, हम गरीब लोग हैं, लेकिन थोड़े थोड़े करके आपके पैसे चुका देंगे। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरे भैया भाभी का इलाज कर दीजिए ना, वरना उनकी सेहत और बिगड़ जाएगी। देखिए ना, उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। मैं समझ सकता हूँ गौरी, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। सुबह तक पैसे जमा कर दो, पूरे 50 हजार रुपए लगेंगे। फिर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और गौरी अब बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। तभी उसे पास के रोड पर त्रिवेणी दादी दिखाई देती है। अरे, ये तो वही दादी है
जो हमारी झोपड़ी के सामने बंगले में रहती है। लेकिन ये क्या, यहाँ से तो ट्रक आ रहा है और दादी का ध्यान भी नहीं है, कहीं ये ट्रक इन्हें ठोक ना दे। दादी! गौरी दादी को बचाने के लिए भागने लगती है। क्या गौरी उन्हें बचा पाएगी? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जहां सभी बर्थडे पार्टी की तैयारी में मगन होते हैं, अहाना गुस्से से एक पेपर पर दीपिका के प्रति बुरा बुरा लिखती है। अपनी सारी भड़ास मैंने इस पेपर पर उतार दी है और अब ये पेपर उस दीपिका के पास जाएगा और जब वो औरत इस पेपर को पढ़ेगी तो उसका मूड तो पक्का खराब हो जाएगा और वो अपना बर्थडे मना ही नहीं पाएगी। और वही होता है। दीपिका जब अपने कमरे में पड़ा वो पेपर पढ़ती है तब उसे बहुत रोना आ जाता है। ये क्या, इतनी सारी कड़वी बातें, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मैंने हमेशा हानो को अपनी जान से भी बढ़कर चाहा है, लेकिन उसने आज मेरे इतने कीमती दिन पर मुझे रुला दिया। तभी वहां पर अनुपम आता है। अरे क्या हुआ दीपिका, तुम ठीक तो हो ना? अनुपम को आए देखकर दीपिका फौरन पेपर मरोड़कर दूध फेंक देती है। नहीं अनुपम जी, मैं ठीक नहीं हूँ। लेकिन ऐसा क्या हुआ है दीपिका जी? मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, सर मानो फटा जा रहा है और अंदर ही अंदर बुखार जैसा लग रहा है। इसीलिए प्लीज अनुपम जी, आज मुझे आराम करने दीजिए। क्या हम ये पार्टी कभी किसी और दिन नहीं कर सकते क्या? और दीपिका प्लीज अनुपम जी, आज मुझे बस आराम करना है। एंड आई एम रियली सॉरी। आपने, कीर्ति ने और पापा जी ने कितनी सारी तैयारियां की है और अब वो सब वेस्ट हो जाएगा। ओफो दीपिका, उसमें क्या होता है? अब तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, जो तुम कहोगी वही होगा। और अब तुम्हें आराम करना है तो आराम करो। और रही बात पार्टी की, तो वो हम किसी और दिन करेंगे। थैंक यू सो मच अनुपम जी। ये सब आहाना कमरे के बाहर से देख लेती है। चलो अच्छा है, ये औरत इसी लायक है। मेरी खुशियां छीनी है ना तूने, अब देख कैसे मैं भी तेरी सारी खुशियां छीनती हूँ। फिर एक दिन जब दीपिका घर में रखा हुआ सारा बेफिजूल का सामान कबाड़ी में निकालती है, तभी अरे ये क्या, ये तो मेरी माँ की साड़ी है और इसमें बहुत सा सामान भी मेरी माँ का ही है। मूर्ख औरत, उन्हें ये सब सामान कबाड़ी में देने के लिए रखा है। अरे शर्म नहीं आती क्या तुझे? और कितना नीचे गिरोगी? मुझे माफ कर दो आहाना, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सारा सामान तुम्हारी माँ का है। ओह गॉड, तुम्हें ना बेस्ट एक्टिंग के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। मतलब कोई इंसान 24 घंटे एक्टिंग कैसे कर सकता है? आहाना, तुम हर बार मेरी माँ के साथ इस तरह बात नहीं कर सकती, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। क्यों, क्या कर लोगी तुम? बताओ। अरे पहले अपनी माँ को समझाओ, इन्हें पहले सही से रहने के लिए कहो, फिर मेरी तरफ उंगली उठाओ। बस करो आहाना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कीर्ति बेटा, भूलो मत कि आहाना तुमसे बड़ी है, इसीलिए उससे इस तरह से बात मत करो। जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ। लेकिन माँ, मैंने कहा ना जाओ। ठीक है माँ। और आहाना बेटा, मेरा यकीन करो, मैंने ये सारा सामान एक साथ कबाड़ी वाले को देने के लिए निकाला है, लेकिन अगर मुझे पता होता कि इसमें से कुछ सामान तुम्हारी माँ का है तो मैं इसे कबाड़ी वाले को कभी नहीं देती। जानबूझकर करके भी आप झूठ बोल रही हो, ना जाने कहाँ जाकर पाप धोओगी तुम अपने। उतने में वहां पर दादाजी आते हैं। बस आहाना, अगर कोई तुम्हारी बदतमीजी सहन करके ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस व्यक्ति का फायदा उठाओ। अरे जब बहू कह रही है कि उसने ये सामान जानबूझकर नहीं निकाला है, तो तुम उस पर विश्वास क्यों नहीं कर रही? देखिए दादाजी, यहाँ पर अगर इसकी जगह पर और कोई होता तो मैं उस पर विश्वास कर भी लेती, लेकिन ये काम इस औरत ने किया है और इनके द्वारा की गई गलती को अगर भगवान खुद भी आकर कहेंगे ना
कि वो गलती इसने नहीं की है, तब भी मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगी। चुप, एकदम चुप। बहुत बोल गई तुम। अगर दोबारा उल्टा बोली तो तेरी खैर नहीं। और हाँ, दीपिका तुम्हारी माँ की उम्र की है, तो इसे तुम नहीं आप कहकर पुकारो। बेशरम कही की। लो, अब यही देखना बाकी रह गया था मेरा। मेरे दादाजी जो मुझसे इतना प्यार करते थे, वो भी तुम्हारे कारण अब मुझे डांटने लगे हैं। अरे कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है? इतना कहकर आहना अपने कमरे में चली जाती है। ये सब क्या है दीपिका बहू? तू इसकी हर एक बात चुपचाप क्यों सुनकर लेती है? अरे तू तो इसे अपनी बेटी मानती है ना? तो एक माँ अगर प्यार दुलार दे सकती है, तो वो समय आने पर अपने बच्चों को डांट भी सकती है। लेकिन तूने तो इसे बदतमीजी से पेश आने का लाइसेंस दे रखा है। वो सब मुझसे नहीं हो पाता पापा जी। एक वक्त पर तो मैं कीर्ति को डांट भी लूंगी, लेकिन मैं आहना को नहीं डांट सकती। वो तो पहले ही मुझसे कितनी नफरत करती है। मेरे जीवन की शुरुआत से मुझे आहना का बस दिल जीतना था, लेकिन वो मैं आज तक नहीं जीत पाई। पता नहीं मेरी तरफ से ऐसी क्या कमी रह गई। तेरी तरफ से कोई कमी नहीं रही। उल्टा तूने तो हमेशा उसे अपनी सगी माँ से भी बढ़कर चाहा है, लेकिन वो ही तेरे प्यार को समझ नहीं पाई। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और अब आहना जॉब करने लगती है। फिर एक रोज, अरे आहना बेटा, मैंने तुम्हारी पसंद की आलू गोभी की सब्जी बनाई है, तो पेट भर खाना। और हाँ, मीठे में मैंने सेवैया की खीर भी बनाई है। अरे ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है आपको? और आपको क्या लगता है मेरा पसंदीदा खाना टिफिन में देकर आप मेरा दिल जीत लोगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए ये सब करके आप अपना वक्त बर्बाद मत करो। तुम्हें जो बोलना है बोलती रहो, लेकिन मैं तो वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। अरे वो तो आप हमेशा से ही करती आई हो, उसमें कौन सी नई बात है। फिर एक शाम जब आहना ऑफिस से घर वापस लौटती है, तभी घर पर कोई नहीं होता। ये सब के सब कहाँ चले गए? और मुझे किसी ने कुछ बताया भी नहीं। सब ठीक तो होगा ना? फिर आहना अपने दादाजी को कॉल करती है। हेलो दादाजी, कहाँ पर हो आप सब? अरे हाँ ना बेटी, हम सब बाहर खाना खाने के लिए आए हैं। और तुम्हें तो अनुपम ने मैसेज भी किया है ना कि ऑफिस से सीधे होटल ही पहुंच जाना। वो बहू के जन्मदिन के दिन उसकी तबीयत खराब हो गई थी ना, इसीलिए उसका जन्मदिन हम आज मना रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैंने अभी तक कोई मैसेज ही नहीं देखा। खैर, आप सब लोग एंजॉय कीजिए। मैं वहां पर नहीं आ पाऊंगी। अपने लिए कुछ बाहर से ही ऑर्डर करूंगी। चलो शुक्र है, थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर उन दोनों निगेटिव लोगों से मेरा घर खाली तो रहेगा। फिर जब आहना बाद में पार्टी के फोटोज देखती है, तब उसे बहुत जलन होती है। काश ये दीपिका हमारी फैमिली का हिस्सा ही नहीं होती, तो सब कुछ कितना अच्छा होता। ना जाने इसने ऐसा कौन सा जादू टोना किया है हम सब पर, जो हर कोई इसकी झूठी एक्टिंग को सच मानकर इसे सराहने लगता है। लेकिन अब मैं इसे इस घर से बेघर करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अब बहुत हो गया। अब दीपिका को हमारी लाइफ से जाना ही होगा। अब आहना चालाक से दादाजी के आई ड्रॉप की जगह पर एक्सपायरी डेट वाले आई ड्रॉप रख देती है, जिसके बाद दादाजी की आंखें बहुत जलने लगती हैं। अरे नहीं, मेरी आंखें बहुत जल रही है। हे भगवान, ये आपको क्या हो गया पापा जी? एक काम करो दीपिका, तुम इनकी आंखें बर्फ से सेको, तब तक मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। उपचार के बाद दादाजी की आंखों को आराम मिलता है। हद होती है, कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? वैसे तो हर एक काम में अव्वल हो आप, फिर इतनी छोटी सी गलती आपसे कैसे हो गई? हाँ दीपिका, पापा के ड्रॉप्स तो तुम ही लाती हो ना, तो तुम्हें पहले चेक करना चाहिए था। डॉक्टर ने भी कहा कि अगर और ज्यादा देर तक ड्रॉप्स आंखों में रहता, तो शायद पापा हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते। लेकिन अनुपम जी, मैंने कुछ 12 से 15 दिन पहले ही तो ये नया ड्रॉप लाया था।
फिर ये इतनी जल्दी एक्सपायर कैसे हो सकता है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। लो, शुरू हो गई इनकी नौटंकी। और ये देखकर तो मेरा सर दर्द करने लगा है। और पापा, अपनी बीवी को जरा समझा कर रखिए कि वो अपने काम ठीक से किया करे, क्योंकि आज अगर दादाजी को कुछ हो जाता तो मैं इन्हें कभी माफ नहीं करती। चुप बैठो आहाना, मैं बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ अपने कमरे में। अनुपम भी दीपिका से नाराज हो जाता है और बेचारी दीपिका हैरान होकर सब कुछ देखती रह जाती है। ये तो बस शुरुआत है दीपिका, लेकिन आगे आगे देखो कि तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। अगर मैंने तुम्हें हम सबकी जिंदगी से दूर नहीं किया तो मेरा नाम भी आहाना नहीं। फिर एक दिन अचानक से आहाना और दीपिका की तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन दीपिका की तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो आहाना के लिए रात भर जगी रहती है। आहाना बेटी, मेरे वास्ते ना सही, लेकिन अपने पापा के वास्ते तो ये दूध पी ले। देखो बेटा, तुम्हें बहुत बुखार है और ये दूध पीने से तुम्हें ताकत मिलेगी और तुम्हारा बुखार भी कम हो जाएगा। पापा का दिलासा मत दीजिए मुझे और चली जाइए यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें इसे मेरी जिद मानना है तो मान लो। अपनी हालत देख रही हो और ऐसे में भी तुम्हें गुस्सा सूझ रहा है। अब चुपचाप ये दूध पी लो, फिर दवाइयां भी खानी है तुम्हें। दीपिका अब एक माँ की तरह आहाना को डांट कर दूध पिलाती है। फिर आधी रात को जब आहाना की आँख खुलती है तभी, अरे ये क्या, ये तो फर्श पर ही सो गई और इन्हें भी बुखार है। कहीं फर्श पर सोकर इनका बुखार और ना बढ़ जाए। फिर आहाना दीपिका के ऊपर कंबल उड़ा देती है और तभी दीपिका की आँख खुल जाती है और आहाना का ये रूप देखकर दीपिका भावुक हो जाती है। मैं जानती हूँ आहाना कि तुम में भी दिल है और तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि सौतेली शब्द से नफरत है, क्योंकि तुमने वैसा ही नजरिया बना के रखा है अपने दिमाग में। मैं तो पहले भी यही कहती थी और अब भी मैं यही कहूंगी कि एक दिन वो जरूर आएगा जब तुम मुझे अपने सच्चे दिल से अपनाओगी। ऐसे ही एक रोज, दीपिका, कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना। कल इतने सालों बाद बहुत बड़ी मीटिंग है हमारी, और अगर ये डील क्रैक हो गई तो पूरी टीम की मेहनत कामयाब हो जाएगी। ठीक है अनुपम जी, मैं कल आपको जल्दी उठा दूंगी और आप चिंता मत कीजिए। कल की आपकी मीटिंग अच्छी ही होगी और आपकी ये डील भी क्रैक हो जाएगी, देखना आप। हाँ पापा, माँ आपको वो दही शक्कर खिलाएगी और फिर आपका दिन भी एकदम मस्त जाएगा। उन तीनों की ये बातें आहाना सुन लेती है। इन तीनों को देखकर मुझे अब ऐसा लगता है कि काश इस कीर्ति की जगह मैं होती और इस दीपिका की जगह मेरी माँ होती, लेकिन इन दोनों ने वो जगह ले ली। लेकिन कोई बात नहीं, बस कुछ दिन और, क्योंकि कल मैं अपनी अगली चाल चलूंगी। रोज सुबह ये दीपिका ही पहले उठती है, लेकिन जब कल दीपिका पहले नहीं उठेगी तो घर में कोई भी नहीं उठ पाएगा और पापा की मीटिंग भी डिले हो जाएगी, जिसके बाद वो अपना सारा गुस्सा इस दीपिका पर उतारेंगी। फिर रात होने पर आहाना चुपके से दीपिका के अलार्म क्लॉक में गड़बड़ कर देती है। अब कल का अलार्म सही समय पर बजेगा ही नहीं और तब जाकर असली मजा आएगा। लेकिन अगली सुबह जब आहाना सोकर उठती है तो सबको जगे हुए देखकर वो हैरान रह जाती है। पापा भी चले गए और कीर्ति भी कॉलेज चली गई, लेकिन सबके सब कैसे उठ गए? मैंने तो दीपिका के अलार्म क्लॉक में गड़बड़ भी कर दी थी। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई कि आजकल के जमाने में अलार्म क्लॉक कोई इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन जो आ गया है। अरे यार, कलेश करवाने का कितना अच्छा मौका मिला था, लेकिन ये भी मेरे हाथ से चला गया। ये तुम क्या बड़बड़ा रही हो आहाना? क्या निकल गया तुम्हारे हाथ से? वो लेकिन आपको क्या करना है जानकर? कुछ भी निकला हो। आप होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? अरे पर आहाना फटाफट वहां से निकल जाती है।
फिर एक शाम अहाना को उसके फोन पर एक अनजान व्यक्ति का मैसेज आता है। रोज गार्डन 6:30 बजे। कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हारी जिंदगी की सबसे खास व्यक्ति। क्या? लेकिन ये कौन हो सकता है? और इस नंबर की डिटेल्स भी नहीं है मेरे पास। कहीं कोई गुंडा मवाली तो नहीं? नहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अगर वो कोई गुंडा मवाली होता तो वो मुझे रोज गार्डन में क्यों बुलाता? और उस पार्क में तो शाम के समय कितने लोग रहते हैं। मुझे जाकर देखना होगा कि वो आदमी आखिर है कौन। फिर आहाना जब उस पार्क में जाती है तब वहां पर खड़ी एक औरत को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। आप यहाँ पर? आखिर कौन है वो औरत? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अब मिताली गुस्से में आकर पराग से बिना पूछे कार को बेच देती है और सुनार को पैसे देकर अपनी माँ के गहने वापस ले लेती है। और जब ये बात पराग को पता चलती है तभी वो बहुत गुस्सा हो जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत मिताली, तुमने मेरी कार बेच दी, वो भी मुझसे बिना पूछे। अरे निर्लज्ज लड़की, इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है तू? अपने पति की खुशियां तुझसे देखी नहीं जाती क्या? देखिए माँ जी, मैंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। अरे आप दोनों को पता भी है क्या कि मेरी माँ ने कार के पैसे कहाँ से लाए थे? इन गहनों को बेचकर। ये सारे उनके गहने हैं। अपने दामाद का मान सम्मान करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाने से पहले कुछ सोचा भी नहीं। अरे तो फिर तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वो तेरे माँ के गहने हैं। अब वैसे भी बुढ़ापे में कौन सा पहनकर घूमने वाली है वो, इसीलिए बेच दिए होंगे। अब चुपचाप ये गहने मुझे दे दो, क्योंकि इन पर मेरा हक है। ये माँ जी ने मेरे लिए ही इस्तेमाल किए थे, इसलिए अब तुम ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। दिखाऊंगी मैं, और मुझे ये करने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर मिताली अपने मायके चली जाती है और इंदु को उसके गहने वापस कर देती है। जब ये बात शैलेश और नयनतारा को पता चलती है तब वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं। अरे माँ जी, आपने तो मुझे कहा था कि आपके पास जमाए हुए काफी पैसे हैं। इसका मतलब आपने मुझसे झूठ बोला और इसीलिए तुम हीरालाल के बेटे की शादी में नहीं आ रही थी। इंदु, तुम्हें ये सब करने से पहले सोच तो लेना चाहिए था। और नहीं तो क्या माँ, मैं तो आपको तभी बोलने वाली थी जब आपने पराग की फरमाइश के लिए हाँ कर दी, लेकिन मुझे लगा कि जाने दो। आपने हाँ की है इसका मतलब शायद होंगे आपके पास पैसे, लेकिन आपने तो अपने गहने बेच दिए माँ। और ये सारे गहने आपके शादी के पुश्तैनी गहने हैं। इनकी कीमत से ज्यादा महत्वपूर्ण इनसे जुड़े हुए भाव है माँ। और अच्छा ही हुआ जो मुझे सुनार से सब पता चला, वरना आप हमें कभी सच नहीं बताती। अरे चुप हो जा तू, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे ये आप क्या कह रही हो माँ? आप तो उल्टा मुझे ही डांट रही हो। अरे डांटू नहीं तो फिर क्या करूं? तेरी आरती उतारूं? तूने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है। अरे ऐसा कौन करता है? इतना भी किया तो वो हमारे दामाद जी है और उनकी खुशी का मान रखना हमारी जिम्मेदारी है, फिर चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो। लेकिन माँ जी, जितना हो सकता है हमने उतना किया है ना। अब और क्या करे? अपना घर बार बेच दे क्या? हमने पहले ही उन्हें ज्यादा दहेज नहीं दिया था, इसीलिए मैंने सोचा कि जाने दो। दामाद जी ने खुद के मुंह से कुछ मांगा है, इसीलिए दे देती हूँ। गहने तो मैं फिर से बनवा लेती, लेकिन अभी के लिए उनकी इच्छा पूरी करना ज्यादा जरूरी था। अरे क्या इच्छा माँ, ये तो बस उनकी नौटंकी है। ज्यादा दहेज ना मिला इसीलिए ऐसे वसूल रहे हैं। बहुत चालाक है मेरे ससुराल वाले। वो जो भी हो, लेकिन ये गहने अब मैं नहीं रखूंगी। आपको रखने ही पड़ेगा माँ, आपको मेरी कसम, क्योंकि इन गहनों पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। ये लीजिए। फिर मिताली वो सारे गहने इंदु के हाथ में थमाती है और इंदु को उन्हें ना चाहकर भी रखना ही पड़ता है। अब ससुराल में लाजवती और पराग मिताली पर बहुत गुस्सा हुए होते हैं और इसीलिए लाजवती
मिताली से बहुत ज्यादा काम करवाती है। देख मिताली, त्योहार शुरू होने वाले हैं, इसीलिए आज पूरे घर की सफाई कर दे, और वो भी एकदम अच्छे से। एक कचरा भी नहीं रहना चाहिए। मेरा घर एकदम टकाटक चमकना चाहिए। लेकिन माँ जी, मैं अकेली साफ सफाई कैसे कर पाऊंगी, वो भी पूरे घर की? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन घर की सफाई तो तुझे ही करनी पड़ेगी। और हाँ, आज शाम को मेरी सहेलियां आ रही है, तो शाम का नाश्ता भी तुझे ही बनाना है, और रात के खाने में भी अलग अलग पकवान बनाना। पर माँ जी, आपको तो पता है ना कि आज शाम मुझे बाहर जाना है। मेरी सहेली के पति का जन्मदिन है, और उसने तो हम सबको बुलाया है। अरे बेशरम लड़की, तेरी सहेली के पति का जन्मदिन जरूरी है, या फिर तेरी सास ने कहा हुआ काम? दुनियादारी छोड़ के अपनी घर गृहस्थी संभाल। तुझसे और कुछ तो मांगेंगे नहीं, क्योंकि तेरी कोई हैसियत नहीं है हमें कुछ भी देने की। अब कम से कम अपना बहू का फर्ज ही निभा दे। देखिए माँ जी, आप मुझसे रिश्ते और उम्र में दोनों में बड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे मुझे कुछ भी कहती रहो और मैं आपका सब सुनती ही रहूं। आपकी इज्जत करती हूँ, इसीलिए चुप हूँ, वरना मैंने आज तक किसी का इतना सुनकर नहीं लिया है। इसीलिए आप भी जरा सोच समझ कर बोलिए। अरे चल चल, अब ज्यादा बकर बकर मत कर और अपने काम कर। बड़ी आई मुझे सुनाने वाली, एक लाफा दूंगी तो तेरे कान सूज जाएंगे। चल जा अब। लाजवती की बातें सुनकर मिताली को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी शांत ही रहती है। मैंने कार बेच दी, इसीलिए ये दोनों मेरे साथ इस तरह से पेश आ रहे हैं। पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। कितनी उम्मीदें लगाई थी मैंने कि मेरा ससुराल ऐसा होगा, मेरा पति ऐसा होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। फिर एक दिन, क्या ये तू क्या कह रहा है बेटा? अरे क्या हुआ पराग, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे मिताली, हमारा घर जिस जमीन पर है, उस जमीन को किसी अमीर बिजनेसमैन ने खरीद लिया है। इसीलिए मकान मालिक ने कहा है कि 3 से 4 दिनों में घर को खाली कर दो, क्योंकि वो सारे घर को तोड़ने वाला है और अब हमें कहीं और जाना होगा। हे भगवान, लेकिन इतने कम समय में हमें घर कहाँ पे मिलेगा? आजकल तो हर जगह कितना ज्यादा किराए लेते हैं। एक काम करते हैं, इसके पिताजी के घर में रहने जाते हैं। शैलेश भाई साहब का एक और घर है जो उन्होंने किराए पर दे रखा था, लेकिन अब वहां पर कोई भी नहीं रहता, और ये बात मुझे अच्छे से पता है। इसीलिए हम वहीं पर जाकर रहते हैं। हाँ माँ, आपने एकदम सही कहा, हम वहीं पर जा सकते हैं, और वो घर तो हमारा ही घर है ना, इसीलिए पापा जी हमें वहां पर रहने के लिए कुछ भी नहीं कहेंगे। ये बात तो है पराग, लेकिन हम जब वहां पर रहने जाएंगे तो हमें भी उतना ही किराया देना होगा जितना कि पहले वाले किराएदार देते थे। क्या? अरे भला ये क्या बात हुई? हम क्या कोई पराये लोग हैं क्या? और मेरा बेटा तेरे घर का दामाद है। अब जिस घर में अपनी बेटी रहती है, उस घर का भी किराया लेंगे क्या शैलेश भाई साहब? हाँ तो उसमें क्या हुआ माँ? और हम वहां पर रहकर किराया नहीं देंगे तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि पापा को किराएदार मिल चुका है, और ये बात मुझे उन्होंने पिछले हफ्ते ही बताई है। और वो नया किराएदार अगले महीने की 1 तारीख से वहां रहने भी वाला है, और जब अब हम वहां पर रहने जाएंगे तो पापा उस नए किराएदार को हमारे लिए मना कर देंगे, तो पापा का कितना नुकसान होगा ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ, प्लीज पराग, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अरे हाँ बाबा, मैं समझ गया। अब बात की बात बाद में देखेंगे। फिलहाल हमें 3 से 4 दिनों में यहाँ का सामान वहां पर शिफ्ट करना है, बस सब सही से हो जाए। फिर पराग शैलेश से इस बारे में बात करता है, और शैलेश भी उसे एक बार में ही हाँ कर देता है। जिसके बाद पराग, मिताली और लाजवती तीनों उस घर में रहने चले जाते हैं। फिर एक रोज जब मिताली पूरा दिन बाहर ही रहती है, तभी, हेलो पापा जी, इस घर में तो गीजर ही नहीं है, और तो और यहाँ पर गर्म भी बहुत होता है, तो बस एक एसी और गीजर का बंदोबस्त हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। वो मेरी सैलरी अभी तक हुई नहीं है ना, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ।
ठीक है दामाद जी, कोई बात नहीं। मैं नया एसी और गीजर भिजवा देता हूँ। मेरे दोस्त की ही इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। उसके आदमी घर पर आकर लगा कर जाएंगे। अरे वाह, फिर तो बहुत बढ़िया होगा। धन्यवाद पापा जी, तुसी ग्रेट हो। अरे कोई बात नहीं दामाद जी, आप तो मेरे बेटे जैसे हो और आपका ख्याल रखना ही हमारा फर्ज है। अरे क्या पापा जी, आप भी ना। फिर शाम में मिताली के आने से पहले ही घर में नया एसी और गीजर लग जाता है। अरे वाह, क्या बात है पराग, अचानक से ये नया गीजर और एसी ये सब तुमने लाया है? हाँ मिताली, इस घर में रहते हुए बहुत गर्म हो रहा था, इसीलिए मैंने लगवाया। और गीजर इसीलिए लगाया क्योंकि माँ को तो गर्म पानी से ही नहाने की आदत है। हमें भले ही कैसे भी चल जाता है, लेकिन माँ को ठंडा पानी नहीं चलता। हाँ पराग, ये बात तो है। मिताली को बहुत खुशी मिलती है क्योंकि उसे तो ये लगता है कि वो सब पराग ने ही लाया है। ऐसे ही अब एक महीना गुजर जाता है, लेकिन पराग शैलेश को किराया देता ही नहीं। पापा जी, वो मैं इस महीने का किराया अगले महीने के किराए के साथ ही दूंगा, क्योंकि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए मैंने अपने पैसे उसे दे दिए। मुझे लगा कि इस वक्त उन पैसों की ज्यादा जरूरत उसे है। अरे ठीक है दामाद जी, और ये आपने बिल्कुल सही किया। किराया बाद में दे दो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस बेचारे दोस्त की मदद करके आपने बहुत अच्छा किया है। जी पापा जी, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी परिस्थिति समझ के ली। अरे नहीं दामाद जी, इसमें शुक्रिया कहने जैसी कोई बात नहीं। लेकिन पराग की इस हरकत पे मिताली को बहुत गुस्सा आता है। मुझे तो लग रहा है कि पराग झूठ बोल रहा है। कल से ये कहीं गया भी नहीं है, ऑफिस की भी छुट्टी लेकर बैठा है। अगर इसके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ होता तो ये परेशान तो जरूर होता और उसे देखने के लिए हॉस्पिटल भी जाता। लेकिन ये महाशय तो यहाँ पर मस्त आराम फरमा रहा है। लेकिन अगले महीने अगर इसने किराया नहीं दिया तब तो ये पूरी तरह साफ हो जाएगा कि ये नाटक कर रहा है। और अगले महीने भी ठीक वैसे ही होता है। इस बार भी पराग शैलेश को किराया देता ही नहीं। और तभी, ये सब तुम्हारा क्या चल रहा है पराग? इस बार भी तुमने बहाना देकर पापा को किराया दिया ही नहीं। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? अरे नहीं मिताली, मैं कोई बहाना नहीं दे रहा। मेरे पास वाकई में कोई पैसे नहीं है, इसीलिए मैं किराया नहीं दे पा रहा, वरना मैं पापा जी को पैसे जरूर दे देता। और तुमने मुझे समझ क्या रखा है जो तुम मुझसे इस तरह से बात करती हो? वही तो। और वैसे भी दामाद जी से किराया लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन्हें किराए देने के लिए राजी हुए हैं। शैलेश भाई साहब को थोड़ा तो समझना चाहिए ना। देखिए माँ जी, आप फिर से वही बात लेकर मत बैठिए। बात यहाँ पर रिश्ते की है ही नहीं। पापा की पेंशन, इस घर का किराया और भैया की पगार, इन्हीं सब से घर चलता है। अब वो लोग तो चुप है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग उनका फायदा उठाओ। अरे लेकिन अब तू यहाँ पर आ गई है तो तेरा आने जाने का खर्चा तो बच गया ना, तो फिर तू इतना गुस्से में तिलमिला क्यों रही है? हे भगवान, आपके तो मुंह लगना ही बेकार है माँ जी। मेरी माँ से तमीज से बात करो मिताली। जो मन में आए बोला मत करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। अरे मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, इसीलिए ये सारी बातें तुम अपनी माँ से ही कहो, मुझसे नहीं। आप दोनों तो बस मुझसे बदला ले रहे हो क्योंकि मैंने वो कार बेच दी। हाँ, ले रहे हैं बदला। क्या कर लोगे तुम? इससे अच्छा वो कार बेचनी ही नहीं चाहिए थी ना। फिर आखिर क्यों बेची तुमने वो कार? देखो पराग, तुम मुझ पर इस तरह से आवाज चढ़ाकर बात नहीं कर सकते। मैं कोई एरी गैरी लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारा कुछ भी सुनकर लूंगी। पता नहीं कहाँ पर आ गई हूँ मैं। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं देखे। जैसी माँ वैसा बेटा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! गुस्से में पराग मिताली पर हाथ उठाने जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर नैनतारा आ जाती है। रुक जाइए नंदोई जी, आप मेरी ननद पर हाथ नहीं उठा सकते। भाभी आप! नैनतारा पराग की तरफ गुस्से से देखती है और उसे देखकर तीनों चौंक जाते हैं।
अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें